So, hello, welcome to eConvent, Excellence Convent e-learning program. We are going to start Force and Pressure chapter from class 6 IIT Foundation book of science. So, we are going to start. When we are going to start for our force and pressure topic, it's very important to have a name of Henry Cavendish. So he is very important person who has given many theories regarding all this force and pressure too. So we will not waste our time, just we will start our chapter. So yes, we are going to start. Now we are closing our video. सो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं एक फोर्स और प्रेशर, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स क्या है। फिर हम लोग समझते हैं प्रेशर क्या है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है। तो हम किसी भी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, मीन्स उठाते हैं, हैंग करते हैं, लटकाते हैं, या हम किसी भी चीज़ को धकेलते हैं, वी आर पुशिंग एनीथिंग, या पुल कर रहे हैं, इफ वी आर पुलिंग एनीथिंग। सो टू पुश, टू पुल, टू लिफ्ट, टू हैंग एनीथिंग, व्हाट वी नीड फोर्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। बिना बल का कुछ नहीं हो सकता, बिना बल का कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, while hanging, lifting, sitting, balancing, moving and spinning the things, different forces acts on them. Different forces acts on them. There is force acting between the magnets that make them attract or repel. Force of gravity pulls us towards the center of earth. आप लोग को बता रहा है कि हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बहुत तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। वी आर अप्लाइंग ऑन अ वेरियस प्लेसेस ऑल्सो, एंड इफ वी आर डूइंग अ डिफरेंट थिंग्स इन दैट थिंग ऑल्सो वी आर यूजिंग आवर फोर्सेस। सो वाइल हैंगिंग, इफ वी आर हैंगिंग एनीथिंग, लटका रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, इफ वी आर लिफ्टिंग एनीथिंग मीन्स उठा रहे हैं किसी चीज़ को। If we are balancing anything, if there is anything that is moving, तो मूव ऐसे नहीं कर सकता, या तो आप खींच रहे हैं, या आप उसको पुल कर रहे हैं, या किसी मैकेनिज्म के थ्रू उसको मूवमेंट में ला रहे हैं, तभी मूव कर सकता है। सो वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग, एंड वी आर अप्लाइंग फोर्स। हम लोग उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। विदाउट फोर्स नथिंग इज पॉसिबल। सो देर इज अ फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स ऑल्सो। मैग्नेट्स भी अपोजिट एक दूसरे को रिपेल करता है, बट अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एंड सेम रहता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो अट्रैक्ट टू each and everything. So कहीं तो फोर्स है, देयर आर फोर्स। विदाउट फोर्स nothing can be attracted, nothing
We could not do anything. Without force, we could not do anything. When force is applied on a body, it tends to change the shape, size, direction, and speed of the body. Force can also move a stationary object. If we apply force on anything, on any object, on anybody, so it change the shape. या तो उसका शेप चेंज कर देगा, किसी पे भी फोर्स अप्लाई करेंगे, या उसका मूवमेंट चेंज कर देगा, या उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा. हो सकता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो गया. हम अगर जो किसी भी चीज़ को पे हम अगर जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस जरूर आएगा. शेप में चेंजेस आ सकता है. अगर जो वह सॉफ्ट प्रोडक्ट है तो उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो शेप में चेंजेस आएगा. ठीक है. सो अगर जो कोई राउंड सा थिंग्स है उस पर अगर जो हम लोग करते हैं अप्लाई तो क्या होता है, उसमें मूवमेंट आ जाएगा. Some forces act against what? Some forces acts against the direction of motion that tends to stop a moving car or prevent us from slipping while walking. Different types of forces are at play around us. हम लोग बहुत सारे फोर्सेस को अप्लाई करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स को हम लोग अप्लाई करते हैं और डिफरेंट वर्क को करने में भी हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं. हम लोग एक एक करके समझते हैं कि हम किसी भी चीज़ को हम स्टॉप करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, उस समय भी हम फोर्स का अप्लाई करते हैं. विदाउट फोर्स हम लोग कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं. वर्क डन इज नॉट पॉसिबल विदाउट फोर्स. सिंपल थिंग्स आपका यही है. Okay, so the force applied per unit area is called pressure. It's very important. Pressure. The force applied per unit area. The force applied per unit area is called pressure. एक यूनिट एरिया में, एरिया मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि एरिया क्या होता है, जिसमें कुछ लेंथ और कुछ ब्रेथ हो, वही आपका एरिया है. और पर यूनिट एरिया में हो सकता है वह 1 गुने 1 स्क्वायर फीट रहे या 2 गुने 2 स्क्वायर फीट रहे. जनरली यूनिट एरिया बोल रहा है मीन्स कि 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर हो सकता है. तो एक यूनिट एरिया में हम लोग जितना फोर्स अप्लाई करते हैं, एक एरिया में, जो भी एरिया हो उस एरिया में हम लोग जितना फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज योर प्रेशर. ठीक है. सो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. हम लोग आगे बढ़िया से समझेंगे सारा चीज क्या है. व्हेन अ फोर्स एक्ट्स इन लिक्विड एंड गैसेज they flow. Whenever we are applying our forces to liquid or gases, liquid पे भी अगर जो अप्लाई करते हैं, गैस पे अप्लाई करते हैं तो फ्लो करने लगता है, वो बहने लगता है. ठीक है. जिस भी तरह का वो फोर्स हो, जिस भी तरह का उसमें हम एनर्जी हम लगाएं, the force exerted by the atmosphere per unit area on the earth's surface is called atmospheric pressure. Atmospheric pressure. The force applied per unit area is called pressure, and the force exerted by the atmosphere per unit area on the earth's surface is called atmospheric pressure. इसको ध्यान से समझिए. The force exerted, exertion means
जो अप्लाई होता है, तो एक्सर्ट करता है, जो रोकता है। कौन रोकता है? एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर, ठीक है, तो उसमें पर यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया जितना भी आप लेना है ले लीजिए, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। सो अर्थ कहाँ पर ए अप्लाई कहाँ होता है? अर्थ पे अप्लाई होता है। तो उस अर्थ पे 1 मीटर इंटू 1 मीटर जो यूनिट एरिया है, उस पर जो प्रेशर अप्लाइड होता है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इट मे बी दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ आवर एयर प्रेशर ऑल्सो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज योर एयर प्रेशर, ठीक है। सो इसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हम फिर से एक बार देखते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे मीन्स जमीनी स्तर पे, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग और डिटेल्स में पढ़ते हैं इसको, और बेहतर ढंग से पढ़ते हैं। अब हम लोग के पास आया फोर्स, हम लोग के पास आया फोर्स। A force is the physical cause that either changes the dimension or a state of rest or a state of motion of a body. This physical cause can be in form of push, pull, stretch, squeeze, lift, balancing, anything. What is force? फोर्स इज अ फिजिकल काउज। फिजिकल काउज क्या हुआ? फिजिकल काउज क्या हुआ? फिजिकली अगर जो मैं किसी को पुश कर रहा हूँ या किसी को पुल कर रहा हूँ, फिजिकली, ऐसा नहीं मैं आपको बोल दिया आपको कि हाँ आपको मैंने धकेल दिया, तो बोलने से काम नहीं चलेगा। फिजिकली मुझे धकेलना होगा, फिजिकली मुझे मीन्स पकड़कर मुझे खींचना होगा। वी हैव टू पुल दिस। मैंने बोल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला नहीं जाता है। आप छत पर से कूद करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं कूदने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप पेन को गिराओ, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गिराओ, तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अट्रैक्ट करता है, हमारा अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो फोर्स हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ठीक है, या हम किसी भी चीज़ को उठा रहे हैं, उठा भी रहे हैं तो पुल कर रहे हैं, या पुश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा ही आएगा, और उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। हम किसी भी चीज़ को, हम किसी भी तरह का एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी अगर जो कर रहे हैं, तो उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। जिससे कि अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट की अवस्था में है, मीन्स स्थिर है, तो उसको मैंने मोशन में ला दिया, या वह मोशन की स्थिति में है तो मैंने उसको रेस्ट के स्थिति में ला दिया। मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट, वी विल गिव इन द मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, then we will keep in a rest position. We are applying whatever the things that doesn't matter. Just we are applying force on that. बिना बल का कुछ नहीं हो सकता, और वो फिजिकली होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फोर्स इज अ फिजिकल काउज। फिजिकल काउज के कारण ही हो सकता है ये। या आप हवा से फूंक करके किसी को कर दो तो फिजिकल काउज है ना, हवा का उस तरह से मैंने ब्लो करा और उससे वो पुश हो गया, तो फिजिकल काउज होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसे हम लोग फोर्स कहते हैं। और हम लोग बेहतर ढंग से देखते हैं
इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर ऑल्सो, फास्टर और स्लोअर ऑल्सो। किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को जो मूव नहीं कर रहा है, मैं उसको मूवमेंट में ला सकता हूँ। दैट ऑब्जेक्ट कैन मूव और वी विल मेक इट टू मूव, हम उसको मूव करने के लायक बनाएंगे। और अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, देन वी कैन स्लो इट और इट कैन बी मोर एंड मोर फास्टर देन दैट। वो स्पीड से मूव कर रहा है बट उसको और ज़्यादा मूव करवा सकते हैं या उसको स्लोअर करवा सकते हैं। सो विदाउट फोर्स इट कुड नॉट बी पॉसिबल, विथ फोर्स ओनली इट इज पॉसिबल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अ स्टेशनरी फुटबॉल कैन बी मेड टू मूव बाय किकिंग इट। हम फुटबॉल खेलते हैं, क्या करते हैं? किक लगाते हैं, तो वह अस्थिर रहता है। मैं उसको किक मारता हूँ और वह मूवमेंट में आ जाता है और वह बहुत ही स्पीड से जाता है। या फुटबॉल चल रहा है, मीन्स फुटबॉल स्पीड में है, मोशन में है, मूव कर रहा है, मैंने उस पर और ज़्यादा जोर से मैंने मारा, और स्पीड से मूव करने लगा और वह बहुत ही स्पीड से आ रहा था, मैंने उसको रोक दिया। एवरीथिंग कम्स अंडर फोर्स, विदाउट फोर्स nothing is possible. Whatever we are discussing now, a moving ball can be made to move faster by again giving it a push. If any ball is moving and if we are applying some force on that, it will be move in a more faster way. वो ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। कोई बॉल मूव कर रहा है और मैंने उस पर फिर से फोर्स लगाया तो और स्पीड से मूव करने लगेगा और फास्टर मूव करेगा। Okay, so it's over, and our next page is this one. Force can slow down or completely stop a moving object. मैंने भी यही बात डिस्कस कर रहा था कि और क्या हो सकता है। सो फोर्स के बारे में हम लोग को बताया जा रहा है कि फोर्स से क्या क्या हो सकता है। फोर्स कैन स्लो डाउन, फोर्स कैन स्लो डाउन और completely stop a moving object, किसी को completely स्टॉप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ बाइसिकल कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। हम लोग बाइसिकल में ब्रेक लगाते हैं और क्या हो जाता है? बाइसिकल रुक जाता है। इन द गेम ऑफ फुटबॉल गोलकीपर अप्लाइज अ फोर्स टू स्टॉप द बॉल कमिंग टुवर्ड्स द गोल। इफ गोलकीपर इज कैचिंग एनी बॉल, सो क्या उसे फोर्स नहीं लगाना होता है? उसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होता है और गोलकीपर मूविंग बॉल को स्टॉप कर देता है। तो ही हैज़ और सी हैज़ अप्लाई द फोर्स, वन एंड ओनली फोर्स। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। हो सकता है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हो, उसको राइट कर देगा, साउथ कर सकता है, ईस्ट कर सकता है, वेस्ट कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो चेंज कर सकता है, अपोजिट कर सकता है। ओके, सो आप देखते हैं क्रिकेट में बॉलर बॉल देता है
और हम लोग जो बैट से मारते हैं तो आपका पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। जिस डायरेक्शन में चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम उसको फोर्स लगाकर चेंज कर देते हैं उसका डायरेक्शन। सो इसी तरह का आपको आप भी समझ रहे हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज फोर्स चेंज कर सकता है। वाइल मेकिंग चपातीज वी चेंज द शेप ऑफ द राउंड डफ। ओके, सो हम लोग जब रोटी बनाते हैं, आपको बता रहा है कि जब रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो डफ हम लोग क्रिएट करते हैं, जो गूंथते हैं आटा को, उसका फोर्स से ही तो हम लोग उसका साइज चेंज करते हैं। साइज, शेप, सारा चीज़ चेंज कर देते हैं। राउंड रहता है, राउंड से हम लोग क्या करते हैं, चपटा कर देते हैं, और चपटा कर देते हैं, पतला कर देते हैं। हम लोग कितना उसका शेप और साइज चेंज कर देते हैं। देखिए आपको दिखा रहा है इसमें ही कि आपके पास बैलून है, बैलून है, तो बैलून को क्या करते हैं, बैलून को क्या करते हैं, बैलून को दबाते हैं, एक तरफ से दब जाता है, दूसरी तरफ फूल जाता है। आपके पास ब्रेड रहता है या इस तरह का कोई भी आइटम्स रहता है, तो क्या करते हैं, आप डेली यूज करते हैं कोलगेट या पेस्ट, टूथपेस्ट, वो कैसा फूला हुआ रहता है, उसको दाबते जाते हैं, निकालते जाते हैं और वह पतला होते जाता है। सो इस तरह का शेप एंड साइज हम फोर्स के द्वारा चेंज कर सकते हैं। ओके, सो शेप एंड साइज हम लोग, स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बारे में आपको बता रहा है कि अगर जो स्प्रिंग रहता है और हम लोग उसका शेप एंड साइज उसको पुल करके या उसको हम पुश करके हम लोग उसका शेप एंड साइज चेंज कर देते हैं। देखिए कितना ये बड़ा सा ये था स्प्रिंग और उसको हम लोग कितना लंबा कर दिए। यहाँ आटा गूंथने का दिया है कि किस तरह का आटा रहता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, उसको पानी में देकर, और जिस तरह का शेप में चाहते हैं हम, सिलिंड्रिकल शेप में चाहेंगे सिलिंड्रिकल शेप में हो जाएगा, जिस भी तरह का शेप में हम चाहेंगे उस तरह का शेप हम बना सकते हैं। कभी निमकी खाने का मन किया तो उसका अलग शेप हो जाता है, कभी ट्रायंगल नुमा खाने का मन होता है तो अलग हो जाता है, चांद के आकार का खाने का होता है तो अलग, मतलब जिस तरह का शेप में हम चाहें उस तरह का शेप में हम उसे बना सकते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पे समझे कि हम लोग फोर्स अप्लाई करके हम लोग बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग समझे। अब हम लोग इसको समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स कितना होता है। सभी तरह के फोर्स में देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फोर्स, जिसको हम बोल सकते हैं कि सभी फोर्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या क्या है, क्या क्या है वो, हम लोग दो कैटेगरीज में इसको बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या क्या आता है आपका, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सभी तरह के फोर्स को, जितना भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो सभी तरह के फोर्स को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। वन इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अदर इज योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। हम लोग सारा को समझते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच इज exerted by an object, which is exerted by an object on the point of contact with another object is called contact force। किसी भी ऑब्जेक्ट को, मेरे पास ए ऑब्जेक्ट है, ए आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम बोलेंगे कि अलमीरा आप यहाँ से वहाँ खिसक कर चला जाएगा। मेरे पास और कोई भी उपाय है जिससे कि हम अलमीरा को बिना उसमें कांटेक्ट किए हुए, मतलब बिना उसमें टच किए हुए हम यहाँ इस स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के चले जाएं? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
किसी भी तरीके से हम उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। वी कुड नॉट मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट टचिंग देम, विदाउट हैविंग कॉन्टैक्ट विद देम। अगर जो उसमें मैं एक आदमी मिलेंगे, अगर जो धकेल दिए तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो 2 आदमी या 4 आदमी मिलकर हम लोग करेंगे। सो वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्सेस, वी नीड मोर फोर्सेस टू मूव देम। अगर जो ज़्यादा उसका वेट है तो हम लोग को ज़्यादा मैन का ज़रूरत है, तो बिना कांटेक्ट किए हम उसको मूव नहीं कर सकते। सो विथ टचिंग एनीथिंग, इफ वी आर मूविंग टू एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज योर कांटेक्ट फोर्स। एक आम भाषा में आप समझिए तो बिना छुए हुए हम किसी भी चीज़ को मूव नहीं करा सकते, और जिसको हम धकेल कर, पुश कर, पुल कर, हम उसको उसमें टच करके ही हम उसको एक जगह से दूसरे से, मतलब कि मोशन को स्टॉप कर सकते हैं, मूवमेंट में तो स्टॉप कर सकते हैं, और अगर जो स्टॉप्ड है तो उसको हम मूवमेंट में डाल सकते हैं, और टच करके उसके कांटेक्ट में आकर उसे हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस। उस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस। अब आता है आपका, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन मीन्स हुआ आपका उसको घर्षण, जिसको हिंदी में हम लोग घर्षण कहते हैं। तो फ्रिक्शन क्या है? दिस टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के मूवमेंट के अगेंस्ट मीन्स उसके उल्टे दिशा में जो फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे बहुत ही चिकना सरफेस है, और चिकना सरफेस पे अगर जो किसी भी चीज़ को धकेलना चाहते हैं तो ईजिली एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके चले जाते हैं। लेकिन अगर जो वहाँ पे रफ सरफेस है तो हम उसको मूवमेंट में उसको नहीं ला पाते हैं, या अगर जो थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का रफ है तो हो सकता है ला दे, लेकिन बहुत ज़्यादा रफ है तो हम लोग उसको मूवमेंट में नहीं ला पाते। तो दैट इज योर फ्रिक्शन। ज़्यादा रफ रहने पे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, कम रफ रहने पे कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज योर फोर्स फ्रिक्शन, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, आपको यह भी यहाँ भी यही बता रहा है कि इफ वी आर स्लाइडिंग टू एनी ऑब्जेक्ट्स, एनी थिंग्स, एनी बॉक्स और एनीथिंग, आपका कार चलते रहता है, योर मूविंग कार आपका चलते रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर जो आप उसमें एक्सलेट उसे नहीं करते हैं, देन क्या होगा, कुछ दूर तक चलते चलते वो खुद ब खुद रुक जाएगा। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन exerted by frictional force exerted by the tire of your car and with your road। इस दोनों के बीच में जो घर्षण होता है उसके कारण आपका धीरे धीरे करके रुक जाएगा। अगर जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो आप अपने गाड़ी को यहाँ से थोड़ा सा पुश कर देते और आप यहाँ से पटना पहुँच जाते, या हो सकता है पटना भी नहीं रुकते दिल्ली पहुँच जाते अगर जो फ्रिक्शन नहीं होता तो। जैसे आप देखते हैं कहीं पे काई लगा हुआ रहता है, कहीं पे पानी रहता है तो है वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो आप चाहते नहीं हैं कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ, लेकिन आप वहाँ पे केवल पैर रखते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से वहाँ लेके चला जाता है। आप चाहते भी नहीं हैं, फिर भी
बात अलग है, आपका कमर टूटा कि आपका क्या हुआ नहीं हुआ उससे मायने नहीं रखता, लेकिन आपको यहाँ से वहाँ लेके चला जाता है। अगर जो आपका घर में फर्श है, टाइल्स है, मार्बल्स है, और उस पर ऑयल गिर गया हो, तो ऑयल क्या है, फ्रिक्शन को कम करता है, किसी भी फ्रिक्शन को कम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। वहाँ पे आपका भी पैर अगर रहता है तो आपके पैर में भी फ्रिक्शन का वर्क नहीं करता है, ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स उसमें नहीं लगता है, और आप भी मतलब पैर यहाँ रखते हैं तो एक पैर आपका आगे भाग जाता है, एक पैर आपका इधर ही रह जाता है ना, आप भी ससर के अच्छा खासा दूर चले जाते हैं। देखिए कम फ्रिक्शन का सबसे बेहतर एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं, आइस स्केटिंग जो होता है। आइस स्केटिंग क्या है, केवल कुछ नहीं है, बर्फ है और उस पर केवल एक लकड़ी का तख्ता रखते हैं और ऑटोमेटिकली वो मूव करते जाता है, कुछ नहीं करना है और ऑटोमेटिकली वो मूव कर रहा है। वहाँ बहुत ही लो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फ्रिक्शन लगता ही नहीं है, एकदम ना के बराबर। ठीक है, सो हम लोग इसको समझे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, ओके, सो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट। है ना, so your contact force, your force is of two types, your force is of two types. Which one? One is your contact force and other is your non-contact force. Your contact force is also of two types. One is your frictional force, contact force. One is your frictional force, जो ऑटोमेटिकली वो फ्रिक्शनल फोर्स किसी के तहत भी लगता है, and other is your muscular force. What is muscular force? This type of force is exerted by an object to make the other object move or to stop. वही चीज़ है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप पोजीशन पे ला दिए या किसी भी स्टॉप पोजीशन को मूविंग पोजीशन पे ला दिए कांटेक्ट करके, दैट इज योर मस्कुलर फोर्स, जो आपके तहत ही होता है। आप मस्कुलर फोर्स मीन्स आपका मसल्स उसमें काम करता है। मस्कुलर क्या हुआ? आपका मसल्स। आप अपने ताकत, अपने एनर्जी के कारण आपने किसी भी चीज़ को उठा लिया और उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके चले गए, दैट इज योर नथिंग बट योर muscular force. So like a man pulling the cart, man pulling the cart, green grocer pulling the vegetable cart, whatever is there. Okay, in these cases the muscular of animals including human beings are used to apply force. So this type of force, it can be applied by any man or any animal, जैसे हम लोग बुलॉक कार्ट में करते हैं तो, लेकिन उसका मस्कुलर काम करता है, उसका मसल्स काम करता है, उसका एनर्जी काम करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वट एवर इज दैट, they all do different activities, and but all that activities comes under muscular force. Okay, so हम लोग समझे कि कांटेक्ट फोर्स क्या है, लेकिन विदाउट कांटेक्ट में आए हुए, बिना उसको टच किए हुए, बिना उसको पकड़े हुए हम उसे उस तरह का फोर्स हम नहीं लगा सकते, कांटेक्ट फोर्स नहीं लगा सकते। और जिसमें बिना कांटेक्ट किए हुए, जिस भी किसी चीज़ में बिना कांटेक्ट किए हुए अगर जो हम उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, हम उसको पुश कर सकते हैं, उसको हम पुल कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप ऑब्जेक्ट को हम मूविंग पोजीशन में ला सकते हैं, विदाउट टचिंग देम, विदाउट मेकिंग देम इनटू कांटेक्ट, दैट इज योर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस।
दैट विल कम अंडर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे हम लोग क्या करते हैं यूज, देखिए द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी और अनदर बॉडी दैट इज एट द डिस्टेंस फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी फ्रॉम अ फार डिस्टेंस, कुछ दूर से बिना उसमें कांटेक्ट किए हुए अगर जो हम लोग किसी भी चीज़ में मूवमेंट ला सकते हैं, दैट इज योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप एक मैग्नेट को रखिए और दूसरे मैग्नेट को रखिए तो या तो उसको रिपेल करेगा कुछ दूर से ही विदाउट कॉन्टैक्टिंग देम, या तो अट्रैक्ट करेगा। क्या है, उसमें टच करने के लिए थोड़ी जाते हैं, और कोई नहीं टच करता है फिर भी उसमें मूवमेंट हो जाता है। So magnetic force is one of the best example of your non-contact force. Magnetic force. Magnetic force. Magnetic force, the force exerted by a magnet on another magnet. Magnetic force हम वहीं लगा सकते हैं जहाँ पे दोनों साइड पे मैग्नेट होगा, या वन साइड मैग्नेट होगा दूसरा साइड आयरन होगा। तो आयरन को केवल अट्रैक्ट कर सकता है, रिपल नहीं कर सकता है, रिपल्सन नहीं हो सकता वहाँ। लेकिन दो मैग्नेट रहेगा तो अट्रैक्ट भी कर सकता है उसको और उसका रिपल्सन भी हो सकता है। ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स, वी कैन यूज मैग्नेटिक फोर्स इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए आपके पास यहाँ पे एक देखिए घोड़ा गाड़ी है ना, घोड़ा गाड़ी पे क्या किए हैं, मैग्नेट लगा दिए हैं, और यहाँ पे एक आदमी है अपने पास मैग्नेट रखा हुआ है, अपने पास मैग्नेट रखा हुआ है। अब देखिए दोनों मूविंग में आ गए, इधर नॉर्थ है इधर नॉर्थ है, तब तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इधर जाएगा एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा। तो विदाउट कॉन्टैक्टिंग देम बोथ आर इन नाउ स्टॉप्ड पोजिशन एंड दे कैन बी इन अ मूविंग पोजिशन। स्टॉप्ड है, रुका हुआ है, और यह मूवमेंट में आ सकता है। ओके, सो ऑल दिस कम्स अंडर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑल these things are coming under non contact force. Okay, so non contact force, one is your magnetic force, other is your electromagnetic force. Electromagnetic force, what is electromagnetic force? First is your electro, means it is made up of electric and magnet. इलेक्ट्रिक जिसको हम लोग विद्युत बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक मीन्स करंट प्रोवाइड करने से भी हम मैग्नेटिक फोर्स बना सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इस फोर्स को यूज करके हम लोग किसी भी चीज़ को विदाउट टचिंग देम वी कैन मेक देम इनटू मूवमेंट। ठीक है, सो इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अ अनचार्ज और चार्ज ऑब्जेक्ट। देयर मे बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो इसमें जो आपका अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग कॉम को यूज करते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है, या हम इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करके भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करके भी हम उसका मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं और जिससे हम अट्रैक्ट या रिपल कर सकते हैं। सो इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन द अपोजिट कैन गेट बॉडीज, इट शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एग्जैक्टली द सेम थिंग ऑफ योर मैग्नेट। Whatever we are doing in our magnet,
and magnetism, everything comes under electrostatic magnet. Similar things, nothing else. कॉम को यूज करके करिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन कीजिए. सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts between two bodies with similar charge, it will be the example of electrostatic repulsion. Next is your gravitational force. In gravitational force, there is no need to get in touch with them. क्या अगर जो सेब पेड़ पर से नीचे गिरा तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, तो क्या आपका जो अर्थ है वो सेब के पास जाकर के तोड़ने के लिए गया? यह अट्रैक्ट किया अपनी ओर. इसमें मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म भी काम करता है, बट दैट कम्स अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स. उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Gravitational force is a force of attraction between any two objects due to their mass. Means वह कितना बड़ा है, कितना भारी है, वही आपका मास हुआ. और वह मास के कारण ही आपको कितना स्पीड से अट्रैक्ट करेगा वो डिपेंड करता है. आप कागज़ अगर जो छत पर से गिराते हैं तो धीरे धीरे गिरता है, लेकिन अगर जो आप पत्थर गिराते हैं तो तेज़ी से गिरता है. अगर जो आप और भारी पत्थर गिराते हैं तो और तेज़ी से गिरता है. अगर जो आप भारी लोहा गिराते हैं तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरता है. तो जैसा मास होता है वैसा उसका अट्रैक्शन होता है. क्या जी? ठीक है. सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग, बी इट इन अ ट्री, अ कार, अ हाउस, अ काउ, etc. are also attracted by the earth due to gravitational force of the earth. So gravitational force के कारण ही आज मेरा घर खड़ा है. gravitational force के कारण ही आज हम लोग खड़े हैं. हम लोग नीचे मेरा केवल नहीं जाए, मतलब धरती के नीचे मेरा नहीं चले जाए, गड्ढा नहीं बनाते हैं. अदरवाइज हम लोग नीचे के लिए ही सब कुछ रखते हैं. अगर जो सोचिए कि धरती पलट गया है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग एक लेमैन में, कि अगर जो धरती पलट गया तो क्या होगा, आपका क्या हो सकता है जी? धरती अगर जो यहाँ पे पलट गया तो आपका यहाँ पे आपका घर यहाँ पे है, तब तो आप खड़े हैं, है ना. अगर जो आपका यहाँ आ गया तब क्या होगा? तब तो आप पलट जाइएगा. लेकिन इसमें इतना अट्रैक्शन है, इसमें इतना ज़्यादा, इसमें बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है कि अपने ओर ये अट्रैक्ट किए हुए रहता है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना रहे. सभी अर्थ जो है अपने साइड को अट्रैक्ट करते रहते हैं. इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा है. ओके. सो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े कि हमारा ये वर्क कैसे करता है. ओके. सो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको बताया है. द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी. और जो यह फोर्स वर्क करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं. क्या कहते हैं? इसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं. इसी को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं. ग्रेविटी किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बाय द अर्थ. किसी बॉडी पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्शन होता है उसे हम लोग ग्रेविटी कहते हैं. ठीक है. सो आपको बता रहा है इफ़ m is the mass of body and g is the acceleration due to gravity, the weight of a body means w can be given as the mass of that object
को हम मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, मीन्स ग्रेविटी से, जितना वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें मास का हमें हमारा वेट मिलता है। कितना बड़ा एरिया यूज कर रहा है, कितना बड़ा सा है, उसका मास क्या है, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें कितना लग रहा है, मीन्स उसमें कितना ग्रेविटी लग रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारा वेट हमें मालूम होता है। सो मेजरमेंट ऑफ फोर्स, हम लोगों को जो मेजरमेंट ऑफ फोर्स देखें, सो वी कैन यूज अ स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। हम लोग स्प्रिंग बैलेंस को भी हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंग लगाकर, जिससे कि हमें पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना फोर्स, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिससे कि हम लोग अपना वेट मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड एक्ट्स ऑन इट, सो द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। सो हमारा स्प्रिंग कितना ज़्यादा ये करता है। सपोज आप देखते हैं, आप अगर जो पता नहीं अब इधर आप कभी इस तरह का काम किए हैं नहीं किए हैं, एक रहता है इस तरह का, एक स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग रहता है ना, और यहाँ से एक ऐसे निकला हुआ रहता है। आप इसमें गैस जनरली अगर जो आप भरवाने के लिए जाइए या ख़रीदने के लिए जाइए, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसमें एक गैस का सिलेंडर इसमें लटका देगा, इसमें लटका देता है, और इसको यहाँ से ऊपर से उठा के देखता है कि कितना हुआ। अब यहाँ पे ये जो मीटर है, ये जितना स्प्रिंग आपका पुल होता है, जितना फैलता है, वही आपका मीटर आपका दिखाता है कि कितना फैला, कितना मेरा स्ट्रेच किया। उससे समझ में आता है कि 2 किलो हुआ, कि 5 किलो हुआ, कि 10 किलो हुआ, कि 20 किलो हुआ। हम लोग उसको हैंग करते हैं, हैंग करके लटका करके देखते हैं कितना भारी है। वही आपका एग्जाम्पल इसमें भी आपको बताया है, ठीक है। सो हम लोग अगर जो देखें कि हमारा ये फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट इसका क्या होता है जी, इसका स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं, वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसे हम लोग सर आइजैक न्यूटन के नाम पर इसको हम लोग दिए हैं। ऐसे जो इसको बोलते हैं, जो मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, एमकेएस सिस्टम मेजरमेंट का स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके अनुसार से हम लोग केजी में हम लोग मापते हैं। किस चीज़ में? हम लोग केजी में मापते हैं, केजी में मापते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग न्यूटन में फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजरमेंट करते हैं। ऐसा यूनिट इसका फोर्स का न्यूटन ही होता है, ठीक है। सो हैंगिंग वाला जो मैंने बता रहा था कि कैसे आपका स्ट्रेच होता है, तो आपको यहाँ पे दिखता है, ये आपका स्ट्रेच होता है तो आपका यहाँ पे दिखता है। तो आपका यही आपका है। इसको ऊपर से पकड़ लेते हैं, ये आपको ऊपर से पकड़ लेते हैं, और ये जितना नीचे कुछ भी लगा दिए, गैस जनरली नापने का रहता है, उसमें हम लोग कर देते हैं, नीचे गैस लगा दिए, इसमें बजा दिए, और ऊपर से देखते हैं जितना दूर मेरा स्प्रिंग स्ट्रेच किया उतना हो गया कितना केजी, 1 केजी, 2 केजी, 4 केजी, 6 केजी, 8 केजी, 10 केजी। फुल हो गया तो 10 केजी तक रहता है समथिंग, 10 केजी या 20 केजी समथिंग ऐसे ही रहता है, ठीक है। सो
सो इसमें आपको बता रहा है एक चीज़ और, कंडीशन ऑफ फोर्सेस। कंडीशन ऑफ फोर्सेस क्या है? कंडीशन ऑफ फोर्सेस क्या है? व्हेन टू और मोर फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी, द टोटल इफेक्ट caused by these forces acting together on a body produces a single force. This single force is called resultant force. Resultant force क्या हुआ? Result means हमें रिजल्ट क्या आया, ठीक है। सो रिजल्ट मीन्स आप समझ रहे हैं, वही हुआ रिजल्टेंट फोर्स। हमने हम एक आदमी है, देखिए इस गाड़ी को, देखिए इस गाड़ी को एक आदमी धकेल रहा है, यहाँ से बेचारा इस साइड की ओर धकेल रहा है, इससे नहीं धकला रहा है, ठीक है, इससे नहीं धकला रहा है। तो क्या किया, एक आदमी को आगे बढ़ा दिया, उसको बोल रहा है कि चलो मैं पीछे से पुश करूँगा, मैं पीछे से पुश करूँगा। ये बेचारा पुश कर रहा है और ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ये पुल कर रहा है, आगे से पुल कर रहा है, पीछे से पुश कर रहा है। अब आगे से पुल कर रहा है, पीछे से पुश कर रहा है। तो सपोज ये जो पुल कर रहा है वो लड़का लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, और ये भी लड़का लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। यहाँ पे लगा रहा था 5 न्यूटन का एक फोर्स, पीछे से धकेल रहा था तो लगा रहा था 5 न्यूटन का। यहाँ भी 5 न्यूटन का लगाया, यहाँ भी 5 न्यूटन का लगाया। तो एक लगाएगा तो एक से ए, इसका इतना वेट है इस गाड़ी का, जिससे कि इसका फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस कारण से धकेल नहीं पा रहा। लेकिन जब दोनों मिल गया, जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा, तो ये दे बोथ आर एबल टू एक्सेलरेट देम, बोथ आर एबल टू मूव देम। इस गाड़ी को मूव के लिए ये तैयार कर लिया, ठीक है। तो अगर जो ये दोनों सेम डायरेक्शन में अपना फोर्स लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के फोर्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या होगा, दोनों के फोर्स को जोड़ देंगे, और यह जो जोड़ देंगे तो यही मेरा रिजल्टेंट फोर्स हुआ। रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 5 न्यूटन का लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन का लगा रहा है, और दोनों मिलकर आगे लेके चला गया। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ जी, 10 हुआ, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स हुआ 10 हुआ। यह भी 5 न्यूटन लगा रहे थे, यहाँ भी रिजल्टेंट 10 है। लेकिन जब 2 मिलकर लगा रहे हैं या 4 मिलकर लगा रहे हैं, हो सकता है इसमें एक जन और भी रहे, वो क्या करता है, नेक्स्ट जन जो रहता है वो क्या करता है, वो भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा, और तीनों मिलकर इस गाड़ी को आसानी से मूव करवा सकता है, ठीक है। लेकिन इसी केस में अब एक आगे से पुल कर रहा है और एक पीछे से पुश कर रहा है। यहाँ पे आपका क्या सीन है, सी ऊपर में क्या कर रहा है, एक पुश कर रहा है पीछे से, यहाँ पे है दोनों इधर से पुश कर रहा है ऑन द बैक साइड, एंड ही इज पुलिंग फ्रॉम फॉरवर्ड साइड, बट बोथ ऑफ देम केम on the back side and both of them are pushing. What would be the resultant? Resultant would be the same, 5 Newton, 5 Newton, both will be the same, 10 Newton. यहाँ भी one is 5 Newton and other is also 5 Newton. Both we have to sum this force, and we will sum this force, and resultant will be the sum of these forces. Either they push on this with having, means both are pushing or both are pulling, or one is pushing or one is pulling. दोनों मिलकर पुश कर रहा हो या दोनों मिलकर पुश कर रहा हो, या दोनों मिलकर एक पुश और एक पुल कर रहा हूँ। रिजल्टेंट वुड बी
the same 10 Newton only. ओके, यहीं पे अगर जो एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर जो पुश कर रहा हो तब क्या होगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा हो तो क्या होगा? देखिए, ये दोनों मिलकर यहाँ पे कर रहा है, तो ये दोनों इन द बोथ गाइज आर पुशिंग और पुलिंग बट डूइंग द सेम वर्क in the same direction only, in this direction. But in this picture, one is pushing in this direction and this boy is pushing in this direction. If he is also applying 5 Newton and he is also applying 5 Newton, this car will not be able to move. What we are getting? 5 minus 5 is equal to 0. So both are doing something. Both are applying force. Both are applying force, but they are applying in the opposite direction. And they are applying the same force. That's why resultant is 0. So if resultant would be 0, there would not be any movement. वहाँ movement possible नहीं है. On the same time, if he is applying 10 Newton and he is applying 15 Newton. He is applying 10 Newton and he is applying 15 Newton. Resultant would be 15 minus 10 is equal to 5. He is applying more 5 Newton more. So this car will move in this direction. This car will move in this direction. This car will move in this direction. So where is the resultant? Where is the resultant? हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को देखते हैं. दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स. अब आप देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा. अब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी. आप इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगी. इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी are in the same direction, if they are in the same direction, then the resultant force will be equal to the sum of these forces. Yes. Resultant force would be the sum of both the guys forces. दोनों के फोर्स को हम सम कर देंगे, मीन्स जोड़ देंगे. ओके, बट इफ, तो इसमें क्या हो जाएगा? फोर्स ए प्लस फोर्स बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है. बट इफ द सेम थिंग इज डूइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स वुड बी ए माइनस बी. जिसका ज़्यादा होगा उसका वो अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है. So they are able to move. Okay? Okay. So हम लोग यहाँ तक हम लोग. And what is resultant force?
by the both guy are keeping their force in the opposite direction, force A minus force B या force B minus force A, whatever is there, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा वो अपना मूव करवा सके। अब इसमें आपका आता है एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। अगर जो बैलेंस फोर्स है तो मूवमेंट संभव नहीं है। अगर जो अनबैलेंस फोर्स जब तक नहीं होगा तब तक मूवमेंट संभव नहीं है। अनबैलेंस फोर्स होगा तो हम लोग उसको मूव करवा सकते हैं। लेकिन मनुष्य जाति एक इतना ही बुद्धिमान जाति है कि कहाँ पे हम लोग यूज करें रिजल्टेंट फोर्स का, कहाँ पे हम लोग यूज करें बैलेंस फोर्स का, या अनबैलेंस फोर्स को कहाँ पे यूज करें, वो लोग उस हिसाब से अपना अपना काम निकाल लेता है। सो हम लोग इसको आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, थैंक यू।